Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start a new chapter in our class 11th physics और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्लास 11th की फिजिक्स में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को यहां पर इस चैप्टर के अंदर में फ्लूइड्स के बारे में चर्चा करनी है। फ्लूइड्स ठीक है। सो ये है हमारा चैप्टर। अब बेसिकली देखा जाए तो वैसे तो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है इसको यदि देखा जाए, लेकिन हमारे क्लास 11-12 के लेवल पर आकर यदि इसे देखें और नीट के लेवल पर यदि हम लोग इसमें देखें तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन इसमें दिया हुआ है। लेकिन जो छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है वो भी अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक बन जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, फ्लूइड से रिलेटेड होता है पाइपलाइन, और पाइपलाइन इंजीनियरिंग करके भी होता है भाई। सो फ्लूइड काफी बड़ा है, काफी डिटेल में होता है। अब हम लोगों को यदि अपने सिलेबस वाइज देखा जाए तो इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। एक बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यदि आप देखने जाओगे तो फ्लूइड में इतने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इतने वास्ट लेवल पर क्वेश्चंस को क्रिएट किया जा सकता है कि जिसका आप आइडिया नहीं लगा सकते हो, जिसका एक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो हम लोगों को अपने इस कंटेंट को उसी तक सीमित भी रखना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जैसे मान चलो कभी एक आधा क्वेश्चन डीपीएस में हो सकता है थोड़ा सा अपर साइड में चला जाए, लेकिन जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा उसका लेवल बहुत ही आसान होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें। ये कुछ बातें मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बताना चाहता हूं, ताकि क्या है ना कि आपको लगे कि भाई कि हाँ इस चैप्टर में कितना पढ़ना है। जितना मैं लेक्चर्स में करा रहा हूं उससे ज्यादा बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको परफॉर्मेंस अनाउंसमेंट शीट मिल जाएगी, आपको बुकलेट मिल जाएगी जब भी मिले, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे ये चैप्टर आया तो हल्ला मचाने लोगों की सर की बुकलेट नहीं आई, बुकलेट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि बुकलेट बनाने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं हो कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें। ये कुछ पॉइंट हो गए। इसमें से यदि इस चैप्टर को देखा जाए तो 2019 को यदि छोड़ दो, नीट 2019 को छोड़ दो, जिसमें कि 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, हालांकि दोनों सिंपल थे, लेकिन उसके अलावा यदि मैं इस चैप्टर को देखता हूं तो इस चैप्टर में से हार्डली एक क्वेश्चन आता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, मतलब इतने सालों से जब एग्जाम चलते आ रहा है तो उसमें क्वेश्चंस मतलब ये मान चलिए बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। श्योर, ओके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस चैप्टर को आप छोड़ दोगे। जिनको फुल स्कोर करना है 180 आउट ऑफ 180 जो टारगेट लेके बैठे हैं फिजिक्स में, उनको इस चैप्टर को भी पढ़ना पड़ेगा। और जितना मैं यहां पर करा रहा हूं आपको, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें, इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है जितना मैं यहां पे आपको पढ़ा दूंगा। अब इस चैप्टर की बात करें तो मैं लगता है मुझे लगभग 6 से 7 लेक्चर हमारे इस चैप्टर को लगने चाहिए। 6 से 7 लेक्चर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोच के आते हैं कि ये टॉपिक 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक से कोई पॉइंट दिमाग में आ जाता है और वो पॉइंट की वजह से कभी कभी 15 मिनट की चीज 30 मिनट तक खिंच जाती है, तो उससे लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाता है या फिर नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो 6 से 7 लेक्चर एक अप्रोक्सीमेट है, हो सकता है कि 5 में ही खत्म हो जाए। इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। सो उससे उन चीजों से हमें डेविएट नहीं होना है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे से करेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और आपको हर चीज समझ में आएगी, इस बात को भी ध्यान रखें। बिल्कुल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम की चीजें हैं, है ना। बाकी तो पढ़ने के लिए यदि आप जाओगे तो वैसे देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में फ्लूइड मैकेनिक्स एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कितना वास्ट इसका पोर्शन होता है। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपसे 2-4-5 मिनट जो भी बातें करी, अब उन सब बातों से अब आगे बढ़ते हैं और हमारे चैप्टर को, जो हमारे काम की चीजें हैं, उनको स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर इस चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है, उस शुरुआत में एक वर्ड लिखा हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इससे पहले हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ऐसे भी एक चैप्टर हमारा पड़ा हुआ है। खाया पिया कुछ नहीं, डकार पहले आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आती रहती है। क्या फिनोमिना होता है, कई लोग बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं आप सब लोग, तो आप फिनोमिना भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो यही होता है, चलते चलते जब आपको चीजों को आप रिलेट कर पा रहे हैं, को रिलेट कर पा रहे हैं, तो मतलब आपके सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। ओके, तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड की यदि मैं बेसिक बात करता हूं फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड क्या है? एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, कोई भी सब्सटेंस जो बेटा आपका फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है, उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं?
फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड के अंदर में आपके पास में लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं, ठीक है। लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं। अब यहां पर लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस है? तो भैया आइडियली यदि मैं बात कर रहा हूं, देखो मैं बात कर रहा हूं आइडियली, सो आइडियली बोला जाता है कि लिक्विड जो होते हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उन्हें हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनका कोई नो फिक्स शेप, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, बट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इनका क्या होता है? फिक्स होता है। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर का क्या ले लेते हैं? शेप ले लेते हैं, क्योंकि हमने बोला ना नो फिक्स शेप। तो टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में इन्हें रखा जाता है उसका ये क्या ले लेते हैं? शेप ले लेते हैं। तो ये आपकी कुछ लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज हो गई। गैसेस के बारे में यदि हम लोग बात करें तो गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, गैसेस हैं भैया कि इन्हें आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं। आइडियल सिचुएशन की बात चल रही है, इसलिए मैं इसको पहले एक बार और हाईलाइट कर देता हूं। तो कई लोग बोलेंगे सर लिक्विड को तो हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, और कॉम्प्रेस करके फिर सर आप देखिए ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है तो गैस से लिक्विड तक पहुंच जाती है। तो क्या लिखा है? आइडियल कंडीशन, मतलब नॉर्मल सिचुएशन जो है एसटीपी है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का चैप्टर जब आप एनसीईआरटी में ओपन करोगे तो वहां पे सबसे नीचे में एक लाइन लिखी मिलेगी, एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जिसका मीनिंग उन्होंने बताया हुआ है भैया 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर को उन्होंने एसटीपी नाम दिया गया है, ठीक है। ओके, तो कॉम्प्रेसिबल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? इनमें भी खास बात होती है, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम भी बेटा इनका फिक्स नहीं होता है। ये क्या होता है कि जो भी कंटेनर की शेप होगी और कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही इनका होगा। मतलब टेक द शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये एकदम बेसिक बातें हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, यस और नो। सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में इन्हें डालोगे उसका ये शेप और उसी का वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर लेती है। कौन? गैसेस। ये खास बात होती है। अब जो गैसेस होती है उनके पास में एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक होता है एक्सपांशन का। मतलब गैसेस हमेशा एक्सपांड होते रहती हैं जब तक कि वो कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई ना कर लें, जब तक कि वो कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई ना कर लें। और जब हम लोग आइडियल गैसेस की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इसके कारण वो चाहे जितना दूर चली जाती हैं, ठीक है। ये एक कुछ बेसिक सी बात है, मैंने यहां पर आपको आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। इससे क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है कि यार कुछ तो भी बेसिक चीज है जो हमें आती है ना। यही फील होता है सर, यही तो चीज है फिजिक्स में। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे डरावनी चीजें सामने आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यदि आप इंटरेस्ट लोगे फिजिक्स में तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर परेशानी तो होगी। यस। अब फ्लूइड की यदि हम लोग बात करें तो बेसिकली जब फ्लूइड्स को पढ़ते हैं तो हम कई जगह आपने देखा होगा कि आपको चैप्टर लिखा हुआ मिलता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। कई जगह आप देखोगे तो आपको चैप्टर लिखा हुआ मिल जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इस फ्लूइड मैकेनिक्स की यदि मैं बात करूं तो ये भी बेटा आप आगे चल के दो पार्ट्स में बन जाता है। एक हो जाता है स्टैटिक फ्लूइड्स, स्टैटिक फ्लूइड, और एक हो जाता है डायनेमिक, ठीक है। अब स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? तो स्टैटिक वर्ड आपका पहले से पढ़ा हुआ है। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब ऐसे फ्लूइड्स जो रेस्ट पर होते हैं उनके लिए हम लोग स्टैटिक फ्लूइड ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। और डायनेमिक का मतलब क्या है? इन फ्लो, इन फ्लो। अब कई लोग बोलेंगे सर यदि आप कह रहे हो कि फ्लूइड वर्ड का मतलब तो आपने बताया था एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, वो फ्लूइड है, तो फिर सर फ्लो यदि कोई चीज बह रही है तो फिर वो रेस्ट पे कैसे हो सकती है? तो मैंने आपको बताया फ्लूइड्स आपको दो तरह के हैं, एक है लिक्विड्स और एक है गैसेस। लिक्विड भी फ्लूइड के अंदर में आती है और गैसेस भी फ्लूइड के अंदर में आती है, लेकिन लिक्विड्स को यदि हम लोग किसी एक कंटेनर के अंदर में रख दे तो वो वहां पे रेस्ट पे हो सकते हैं, और कंटेनर को हटा के ऐसे पोर कर दोगे, ऐसे डाल दोगे जमीन पे तो वो बहने भी लगेगा। तो फ्लो विच कैन फ्लो, देखो वहां पर क्लियरली मेंशन है। मैंने क्या लिखा था
कि भैया कैन फ्लो, मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा फ्लो हो रही है, मैंने लिखा विच कैन फ्लो, ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्लो कर सकते हैं उन्हें फ्लूइड कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये छोटे छोटी सी जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, इससे कई बार है ना एग्जामिनर है ना आपको कंफ्यूज करता है। ऑप्शंस में कई जगह ऐसा देखा गया कि कैन और मस्ट, इन शब्दों से ऑप्शंस का पूरा जो मीनिंग है वो बदल जाता है, और ऑप्शंस का मीनिंग एक बार बदल गया तो कई बार जो सही ऑप्शन लगता है वो भी गलत हो सकता है, और जो गलत लगता है वो सही हो जाता है। यस, श्योर है? तो ये बेसिक मैंने बात करी भैया स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड, या हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी। अब हमारे पास में क्या होता है कि हम लोगों के पास में जो लिक्विड्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। लिक्विड्स के भी भैया दो टाइप्स होते हैं। सर ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है थियरी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक होता है हमारे पास में आइडियल फ्लूइड्स, और एक होता है हमारे पास में प्रैक्टिकल फ्लूइड। अब ये आइडियल और प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो भैया कॉन्सेप्ट सिंपल से होते हैं कि हमारे पास में हमको इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और वो है सरफेस टेंशन या फिर विस्कोसिटी या और भी ऐसी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज ही इनको डिस्टिंग्विश भी करती हैं। मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग आइडियल फ्लूइड की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भैया विस्कोसिटी एब्सेंट होनी चाहिए, सरफेस टेंशन एब्सेंट होनी चाहिए, प्रैक्टिकल और ये इनकॉम्प्रेसिबल होने चाहिए। ये सब बातें हम लोग करते हैं किसके लिए? आइडियल फ्लूइड के लिए। जबकि जब प्रैक्टिकल फ्लूइड को हम लोग एक काम और करते हैं, रियल फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल फ्लूइड भी कहते हैं। तो जब इनकी बात आती है तो हम लोग कहते हैं भैया कि विस्कोसिटी होनी ही चाहिए। यहां देखो, यहां लिख रहा हूं नो विस्कोसिटी, नो सरफेस टेंशन और इनकॉम्प्रेसिबल। जबकि जो रियल फ्लूइड होंगे उसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होगी, सरफेस टेंशन होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी भी होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो अब ये कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमको आगे चल के पढ़नी है। तो इसका मतलब ये टर्मिनोलॉजी जो आ रही है उनको हम लोगों को यदि पढ़ना है तो पहले हम लोग बेसिक से कुछ टर्मिनोलॉजीज को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यहां पर हमें पढ़नी है, कई लोग अब सोच रहे होंगे, उन्होंने अपने मन से हेडिंग डाल ली होगी प्रेशर, है ना, डाल ली होगी ना प्रेशर। सर प्रेशर ही पढ़ना है, हमने देखा है सर एनसीईआरटी में पहले पन्ने पे ही हेडिंग डली हुई है प्रेशर, और प्रेशर से ही शुरुआत करिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि भैया प्रेशर को पढ़ने से पहले कुछ और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को हम लोग यहां पर कवर कर लेते हैं, और उसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी सर ये तो पढ़ा हुआ है ना हमारा, बिल्कुल मैं जानता हूं पढ़ा हुआ है। तो देखो डेंसिटी को कई जगह आप डी से रिप्रेजेंट करोगे, कई जगह रो से रिप्रेजेंट करोगे, दोनों सिंबल वैलिड हैं, ठीक है। और हो सकता है कई जगह पे आपको डेल्टा भी लिखा हुआ मिल जाए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सो डेंसिटी जो आपकी होती है, डेंसिटी ये क्या है? मास और वॉल्यूम का क्या है? रेशो है। मास और वॉल्यूम का रेशो है, और मास और वॉल्यूम का रेशो है तो इसका मतलब डेंसिटी की जो यूनिट निकल के आती है वो आती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपको सबसे मेन जो चीज है वो है वाटर, और वाटर की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए, और वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप लिखिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वो डेटा है जो बेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का काम आप कीजिए। ये सीजीएस में, ये एमकेएस में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब सही लिखा है क्या? पहले चेक कीजिए फटाफट से। बिल्कुल सही लिखा है। क्यों लिखा है उसको देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपने पढ़ा हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो भैया आप लिखोगे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब 10 टू द पावर -3, और ये आएगा 10 टू द पावर -2 की पावर 3, तो ये केजी बन गया, और ये बेटा मीटर क्यूब बन गया, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10 टू पावर -2 और 3 पावर है तो 3 लगा दी। तो बेटा सॉल्व कर लीजिए, 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। सो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब याद होना चाहिए। डेटा है, काम का डेटा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और डेटा बेटा इस चैप्टर में याद रखने को बोला जाता है, और वो है, मैं लिख दूंगा यहीं पे, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। Hg का मतलब मर्क्यूरी होता है, और ये आती है बेटा 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगेन एन इंपॉर्टेंट डेटा,
सबसे ज्यादा काम आने वाला डेटा इतना ही है। बाकी देखो, बाकी बहुत सारा डेटा रहता है, लेकिन हम लोगों को सब चीजें याद नहीं करनी पड़ती है। इतना बेसिक बेसिक चीजें यदि आपको याद है तो उससे आपका काम बन जाता है। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी आपको यहां पर काम आएगी। कभी कभी देखो, मैं हमेशा, देखो मेरी हमेशा से एक बात रहती है और वो ये है कि मैं चाहता हूं कि हर छोटी से छोटी चीज को कवर कर लिया जाए। मैं जानता हूं आपको ये चीजें आती हैं, यस आई नो दैट, बट क्या है ना, कभी कभी उस विद्यार्थी का भी तो सोचना चाहिए जिसने उस समय उस टॉपिक को स्किप कर दिया हो या नहीं पढ़ा हो, या हो सकता है आप में से कोई एक भी यदि व्यक्ति ऐसा है, एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको वाटर की डेंसिटी याद नहीं थी, तो ये मान लीजिए कि मेरा प्रयास सफल हो गया। ठीक है, ओके, चलो हम लोगों को एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करनी है और वो होता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, इसका मतलब क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग स्पेसिफिक वेट के नाम से जानते हैं। ये तो बहुत आसान है। यस, तो वेट, स्पेसिफिक वेट को जनरली गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेट मतलब आपका W हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो यहां पर देखिए ये क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? इज इट क्लियर टू यू? ये ऐसा यूनिट ही है स्पेसिफिक वेट की, नहीं तो पता लगा कि हम लोग किसी और दूसरी टर्मिनोलॉजीज में कहीं हम लोग चले गए। ठीक है, क्या इसके आगे यदि मैं बात करूं कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी की, देखो क्या है ना, इसमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज बहुत हैं जिनमें ना, जब जिन पे सवाल बन जाता है तो फिर परेशानी हो जाती है ना। अब मैं बात करना चाहता था वैसे तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में उसका डेरिवेशन से लेकर के सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और कहां पर पढ़ी हुई हैं। जस्ट रिकॉल, एक बात बताओ, अब देखो मैं यहां पर आपको होमवर्क के लिए छोड़ के दे रहा हूं और ये पॉइंट है बेटा रिलेटिव डेंसिटी। सर तो फिर आपने सिंपल वाली डेंसिटी तो पढ़ाई और जब रिलेटिव डेंसिटी की बात आई तब आपने हमको छोड़ दिया, ऐसे कैसे चलेगा सर? ये तो नहीं चलेगा ना सर। बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? पढ़ाया हुआ टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। अब सिर्फ अच्छा मैंने ही पढ़ाया है इसका मतलब मुझे मालूम है कि मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट से रिलेटिव डेंसिटी फटाफट से रिकॉल करो। कितने लोगों को रिलेटिव डेंसिटी वाला टॉपिक याद हो गया? याद आ गया है? याद हो गया तो तब बोलूंगा जब अभी मैंने जस्ट पढ़ाया होता, लेकिन मैं बोल रहा हूं रिकॉल कितने लोगों को हो गया है कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है। फटाफट 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 करो, जस्ट पन्ने पलटो। कई लोग तो अब पन्ने पलट रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं, पन्ने पलट लो, पन्ने पलट के तो देख लो। यदि पन्ने पलटने के बाद में भी आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, हो गया? क्या था बताओ? एक रेशियो था ना, रिलेटिव डेंसिटी क्या था? एक तरह का रेशियो था। उसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे? वेट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे थे एयर में, और वेट ऑफ सब्सटेंस की बात करते थे वाटर में। वेट ऑफ सब्सटेंस की बात करते थे एयर में और वेट ऑफ सब्सटेंस की बात करते थे वाटर में। उन दोनों का जो रेशियो आता था उसे हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी के नाम से पढ़ा हुआ था। उसे हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी के नाम से पढ़ा हुआ था। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। या फिर हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, वेट के अलावा डेंसिटी से भी निकाल लेते हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन होती है, तो उन सारी डेफिनेशन को लिखूं या क्या करूं? चलो एक काम कर देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को मैं RD से लिख देता हूं। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन वाटर। चलो ठीक है, एक डेफिनेशन ये आपको याद होनी चाहिए। देखो यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखो एक बात समझ लो, मेडिकल के बच्चे हो, आपको ज्यादा डिफिकल्टी लेवल में नहीं घुसाएगा, वो आपको सिंपल सा सवाल पूछ लेगा और उस सिंपल से सवाल को ही कई बार आप लोग गलत करके आ सकते हो। यस और नो? चलो एक और, डेंसिटी के टर्मिनोलॉजी में कैसे होता है? डेंसिटी के टर्मिनोलॉजी में कैसे होता है बताओ? डेंसिटी के टर्मिनोलॉजी में तो आप कहते हो भैया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये रिलेटिव डेंसिटी की दो छोटी छोटी सी डेफिनेशन मैंने बताई है। हालांकि इसके अलावा एक और चीज होती है, वो वेट लॉस के बारे में भी लिखते हैं, मतलब वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर, ऐसा भी लिखते हैं। तो वो एक ही बात हो जाती है, लॉसेस इन वेट लॉस। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना जल्दबाजी में? वेट इन एयर अपॉन वेट इन वाटर, वेट, अरे रे रे रे, लॉस 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 लॉस, वेट लॉस, लॉस वर्ड के कारण देखो हो गया ना जल्दबाजी में, मैं भी कर बैठा। कोई बात नहीं, हमने तुरंत सही कर लिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हो जाता है। आप लोग भी समझदार हैं कि नहीं है? सर ये वाली बात है सर,
गलती हो गई तो उसके बाद में आप हमारी समझदारी वाले पॉइंट को छेड़ देते हो ताकि हम लोग शांति से बैठ जाएं। चलो कोई बात नहीं यार, हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है और वो आता है, इसमें आपको मैं यदि बताने की कोशिश करूं तो हाँ, मिक्सचर की डेंसिटी। कई बार है ना, मिक्सचर की डेंसिटी पे सवाल बन जाता है, तो हम लोग एक छोटा सा हेडिंग डाल लेते हैं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, सर ये तो दिया ही नहीं था एनसीईआरटी में, बट सवाल आ गया तो क्या करोगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो दिक्कत हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। अब ये जो मिक्सचर की यहां पर बात कर रहे हैं वो आपके लिक्विड से ही रिलेटेड है। मतलब मेरे पास में मान के चलो कि भैया कुछ लिक्विड्स हैं, जैसे एक की डेंसिटी है ρ1, ρ2 और अप टू ρn है, और इनको मिक्स कर दिया जाए तो बताओ भैया कि फाइनल मिक्सचर की डेंसिटी कैसे आएगी। तो इसको समझिए क्या हो रहा है। मान लो ये ρ1 की यदि मैं बात कर रहा हूं तो मान लो एक सब्सटेंस है जिसका मास m1 है, इसका वॉल्यूम v1 है, दूसरा है ρ2 वाला है तो इसका m2 है और इसका v2 है, और ऐसे ही ρn वाले का कितना है बेटा, mn है, और बेटा ये vn है। यस, ये तो बहुत आसान है सर। तो भैया ओवरऑल यदि मैं डेंसिटी का फॉर्मूला देखता हूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो बस मुझसे ये कहता है कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने लिख दिया डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ मिक्सचर अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। चलो यदि मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा m1 प्लस का m2 और प्लस का अप टू सो ऑन, और mn डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2 प्लस का अप टू सो ऑन, और बेटा ये हो जाएगा vn। अब इसमें एग्जामिनर क्या करने वाला है बताओ? एग्जामिनर सारी चीजें तो आपको देगा ही नहीं भाई, सारी चीजें दे देगा क्या? नहीं देगा, या तो वॉल्यूम देगा या मास देगा। मतलब क्या करेगा, ये तीन वेरिएबल है ना, तीन पैरामीटर है, तो तीन में से जैसे देखो आपको मैं रिकॉल करवाता हूं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो। एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या सीखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम सीखा था, रिकॉलिंग के लिए जस्ट। ठीक है, मैं पेज पलट रहा हूं, देखो वेलोसिटी एवरेज बराबर लिखा था आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बोलो यस और नो? तो आपने लिखा था d1 प्लस का d2 प्लस का अप टू सो ऑन, और इसमें बेटा लगने वाला टाइम t1 प्लस का t2 प्लस का tn। तो यहां पर एग्जामिनर क्या कर देता था, इसमें भी तो कुछ चीजें करी थी कि नहीं करी थी? तो भैया मान के चलो d1 टाइम तक d1 डिस्टेंस उसने v1 वेलोसिटी से कवर कर ली। ऐसे करते थे नहीं, सवाल करते थे। मतलब देखो v1 बराबर लिखूंगा तो ये आएगा d1 अपॉन t1, तो यहां से मुझे d1 क्या मिलेगा, v1 t1 मिलेगा, या फिर t1 बराबर लिखूंगा तो मैं d1 अपॉन v1 लिखूंगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही होगा या नहीं होगा? फटाफट से रिकॉल करके बताओ। देखो मैं चीजों को रिकॉल करवा के बता रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहें, सवालों में कोई गड़बड़ी ना हो। तो यदि मान चलो d1 नहीं दिया है और v1 और t1 के फॉर्मेट में दिया है, तो आप लोग लिख सकते हो v1 t1 प्लस का v2 t2 और प्लस का अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई t1 प्लस का t2 प्लस का और अप टू सो ऑन। कैन यू रिकॉल इट? बोलो हाँ या ना फटाफट से। कई बार ऐसा होता है कि वो d1 और v1 के फॉर्मेट में दे देता है, तब उस समय आप लिख सकते हो v एवरेज बराबर d1 प्लस का d2 और प्लस का अप टू सो ऑन, और t1 को आप रिप्लेस कर दोगे d1 बाई v1 प्लस का d2 बाई v2 एंड अप टू सो ऑन। ये जो मैंने पढ़ाया है एवरेज वेलोसिटी, ये हमारा काइनेमेटिक्स का टॉपिक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है। इसको यहां पर अब जरा रिलेट करने की कोशिश कर दो फटाफट से। मतलब ये हो सकता है सर जी कि भैया यहां से मैं लिखता हूं, पेन का कलर चेंज करो, तो मैं लिख सकता हूं m1 बराबर ρ1 v1, या फिर v1 बराबर m1 अपॉन ρ1। यस और नो? देखो यही लिख सकता हूं, लिख सकता। यदि ऐसी सिचुएशन मेरे सामने उपस्थित होती है तो सर जी मैं कहूंगा कि, क्या कहूंगा जी, मैं कहूंगा रो ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू m1 को रिप्लेस कर दो, तो यू कैन राइट ρ1 v1 प्लस का ρ2 v2 और प्लस का अप टू ρn vn डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2 प्लस का अप टू सो ऑन और vn। बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अच्छा मान के चलो इस फॉर्मेट में दे दिया, तो
M1 और रो 1 के फॉर्मेट में दे दिया तो बेटा आप लोग रो मिक्सचर को यहां पे लेके जा सकते हो, M1 प्लस का M2 और प्लस का अप टू सो ऑन, और Mn होल डिवाइडेड बाई V1 को हटा दो तो ये आ जाएगा M1 अपॉन रो 1 प्लस का M2 अपॉन रो 2 और प्लस का अप टू सो ऑन Mn अपॉन रो n। बोलो अब इस फॉर्मूले को आप एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हो। अब बताओ क्या मुझे इस पे न्यूमेरिकल कराने चाहिए? कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए फटाफट से बता दो सर जी कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन, है ना? मेरे ही डायलॉग मुझ पे ही बोलोगे, है ना? बोलते ना, कैसे बोलते हैं? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, ऐसे बोलते हैं ना शायद से। अच्छा वैसे कई लोग बीच बीच में बोलते हैं सर आपको ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। सर जी क्यों शोभा नहीं देती हैं? सर जी आप कहां आलोकनाथ के जमाने के व्यक्ति हैं और आप कहां इमरान हाशमी जैसी बातें कर रहे हो, शोभा थोड़ी देता है आपको। सर आपका हमारा इंस्टीट्यूट है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहां पर सज्जनता पूर्वक बातें करी जाती हैं और यहां पर हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं, अभद्र हरकतें नहीं करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आज सर अचानक क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी लिटिल लिटिल तो चल जाती है ना, लिटिल लिटिल। भैया अब आलोकनाथ जी भी कभी कभी छोटी मोटी ऐसा रोल तो उन्होंने प्ले कर ही दिया होगा, है ना? कई लोग बोलेंगे सर कहां से कंपैरिजन कहां ले गए सर? एक्चुअली क्या है ना, वो बीच में अचानक से ना, अब देखो मोबाइल में भी यूज करता हूं, मोबाइल मेरे पास में भी है, सर नंबर दे दो, वो नहीं दूंगा। तो उसमें क्या क्या ओ मीम होते हैं ना, मीम 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 बोलते हैं ना, मेमे मीम, हाँ वही वही वही। तो उस पे अचानक से वो आलोकनाथ वाले मीम बीच में चालू हुए थे, बहुत पहले चालू हुए थे, तब तो हम लोगों ने कभी उसका प्रयोग नहीं किया था, बट अचानक से एकदम से किसी कोई तो भी जोक फॉरवर्ड किया था तो वो मैंने पढ़ा था। तो वो अब क्या होता है ना, जब कोई चीज एकदम से देख लेते तो वो दिमाग में आ जाती है। जैसे अब बीच में मेरे को आदत लगी थी, कपिल शर्मा का शो देखता तो वो चिंकी मिंकी मेरे दिमाग में आ गई थी, तो चिंकी मिंकी आ जाती थी बीच बीच में, है ना? पढ़ते पढ़ाते रिकॉल कर गए होंगे, है ना? रिकॉल करे कि नहीं करे? हाँ ये बातें याद आ जाती हैं सर। अब यदि मैं पूछ लूं ना सर यदि मैं पूछ लूं ना आप लोगों से कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में क्या अंतर, तो वो याद नहीं आएगा भले ही, पर वो जरूर याद आ जाएगा। सर एक बात बताओ, आप सर जोक कर रहे हो या टॉन्ट मार रहे हो? हम तो हमेशा इसी बात में कंफ्यूज रहते। कोई बात नहीं, ठीक है ना, इतना कंफ्यूजन तो बनता है, हम लोग अपने पढ़ाई पे फोकस कर लें क्योंकि वो ज्यादा जरूरी वाली बातें हैं। यस और नो? तो देखो मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले करवा दिए और इस फॉर्मूले के बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि आपको ये छोटी छोटी सी बातों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी सी बातें होती हैं। यस और नो? सो लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द टर्मिनोलॉजी जो आपके एनसीईआरटी के पहले ही पन्ने पर लिखी हुई है और जिसका नाम है प्रेशर। ठीक है? अच्छा सर, तो आधे घंटे बाद आप लौट के आए हो हमारी एनसीईआरटी पे। प्रेशर, pressure is defined as what? Force per unit area is defined as pressure. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है? अच्छा, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, ये जो फोर्स की जो मैं बात कर रहा हूं, ये फोर्स जो है, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। अपनी फिजिक्स में ये खास बात है, देखो हर जगह ना आपको हर बार है ना, मतलब हर दूसरे तीसरे चौथे टॉपिक के बाद में जो भी डायरेक्शंस या फोर्स की काम आती है तो वहां पे वही लिखा जाता है हर बार, परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया। यस और नो? तो भैया देखो यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये हमें पता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये भी हमें पता है। सर ये वाला पॉइंट थोड़ा डाउट है। एरिया इज अ वेक्टर, भैया एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इन दोनों वेक्टर के मिलन से हमें जो मिलता है प्रेशर, ये जो प्रेशर होता है ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। फोर्स और एरिया बल तथा क्षेत्रफल सदिश राशियां हैं, जबकि प्रेशर जिसे हिंदी में दाब कहते हैं, दबाव कहते हैं, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आसान है? यस आसान है।
तो इसे जो डिफाइन किया गया है, देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया मींस P विल बी रिटन एज F बाई ए, F बाई ए। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, सो नाउ यहां पर इसकी यदि मैं यूनिट की बात करूं तो ये आएगी बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहां पर आएगी। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में दे देता हूं और ये है बेटा आपका होमवर्क। ऑप्शन नंबर ए, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ऐसे लिखूं एफ, एक काम करता हूं रुको, अरे हाँ, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं कि भैया P बराबर F अपॉन ए, P बराबर F वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, 4 क्या ज्यादा ही दे सकता हूं मैं, F वेक्टर परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, P बराबर F वेक्टर अपॉन एरिया परपेंडिकुलर वेक्टर। मतलब एग्जैक्टली आप इसमें से देखो और बताने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि भैया क्या है, कौन सा सही होता है, या इसमें और कुछ और फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं क्या P बराबर F कॉस थीटा वगैरह अपॉन एरिया, या मैं ऐसा लिखूं P बराबर F अपॉन ए कॉस थीटा, या साइन थीटा लिखूं, या क्या लिखूं, उसको जरा आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है। एक EFG के बारे में बात कर लेता हूं, P बराबर मॉड ऑफ F वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो कौन सी चीजें आपको सही लग रही हैं और कौन सी चीजें आपको गलत लग रही हैं, उनको आपको एक बार देखने की जरूरत है। ठीक है, यस और नो? तो मैंने बोला ठीक है। अच्छा, अब जो प्रेशर की यूनिट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो भैया मैंने बोला कि जो यूनिट है, यूनिट देखो, मैं अभी आपने देखा होगा कि हम लोग यूनिट्स के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्या, बस नाम बता देते हैं भैया ये इसकी यूनिट है और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं या नहीं बढ़ते, तो कई लोग बोलेंगे यस सर बढ़ तो जाते हैं। अब यहां पर क्या है ना, इस प्रेशर की यूनिट के साथ में बड़ा तगड़ा खेल है। मतलब क्या है, एक तो इसकी भैया ऐसा यूनिट जो सबसे ज्यादा काम में आती है और वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन परेशानी ये है कि एग्जामिनर इसमें कभी देता ही नहीं है प्रेशर को। अच्छा, ये भी परेशानी है क्या? हाँ, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। एग्जामिनर जो यूज करता है ना, वो बहुत अलग अलग तरह की यूनिट्स को यूज करता है। मतलब कभी पास्कल लिख देता है, कभी एटीएम लिख देता है, और हमारा दिमाग कंफ्यूज होते रहता है कि एग्जैक्टली किसका मीनिंग क्या है। और उस कंफ्यूजन से बचने का एक ही उपाय है, एनसीईआरटी जहां पे चैप्टर जहां पे खत्म हो रहा है, तो वहां पे उसके नीचे क्या लिखा रहता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, तो वहां पर उसमें आपको सारी की सारी वैल्यूज दे रखी हैं, सारी की सारी चीजें वहां पे आपको मेंशन करके रखी हुई हैं। उन चीजों को आपको एक बार देखना आपका परम कर्तव्य है, उसको भूलना नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो इसमें सवाल जो आएगा वो बहुत सिंपल आएगा, लेकिन यदि आप उनको नजरअंदाज कर दोगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि प्रेशर में यही सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो यूनिट्स को प्रॉपर ये नहीं कर पाता, एकोमोडेट नहीं कर पाता है। चलो अब मैं यूनिट्स के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले इसमें जो काम में आने वाली यूनिट है वो है पास्कल, और 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहली यूनिट जो आपको काम आएगी, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा काम आएगी वो आएगी एटीएम। ये एटीएम मतलब एनी टाइम मनी नहीं है। अच्छा, वैसे मैं बता दूं एटीएम का फुल फॉर्म वो एनी टाइम मनी भी नहीं है, उसको तो हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, ऐसा कुछ कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपने मुद्दे से नहीं भटकते। 1 एटीएम, हाँ, 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे उसे आप लोग लिख सकते हो। हालांकि मैं एक बात बताऊं, ये 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना, तो मोस्टली आप देखोगे ऐसा ही लिखा मिल जाएगा, 1 एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि है ना 1.01 से गड़बड़ी बहुत हो जाती है, सॉल्व करने में परेशानी होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एटीएम और बार में एक यूनिट होती है बार। क्या होती है? बार।
ये बार और एटीएम ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर यदि मुझे बार लिखना है तो 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर ही होता है। और कुछ यूनिट हमारे काम की आने वाली है, बार लिख दिया मैंने, हाँ टॉर रह गया बेटा, टॉर 1 टॉर बराबर होता है 133 पास्कल, ये भी याद रखना है। अच्छा आपने यूनिट पे गौर किया होगा, मैं ना इसमें क्या कर रहा हूं, आपने देखा क्या, मैं पहला लेटर पी कैपिटल बना रहा हूं, दूसरा ए स्मॉल बना रहा हूं, क्योंकि पास्कल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। न्यूटन जैसे होता है तो कैपिटल एन लिख के हम लोग काम करते ही नहीं करते हैं, यस और नो। उसके अलावा क्या होता है, और कुछ बच गई क्या, 1 टॉर बराबर 133 पास्कल, बार हो गया, पास्कल हो गया, एटीएम हो गया, सारी यूनिट्स तो हो गई। हाँ एक और रह गई बेटा मेरे पास, 1 mm ऑफ Hg, और ये बेटा 1 टॉर के बराबर है, और इसका मतलब ये 133 पास्कल के बराबर है। 1 mm ऑफ Hg ये बहुत काम आएगी, 1 mm ऑफ Hg मतलब 1 टॉर मतलब 133 पास्कल है। इसके अलावा हमारे पास में एक और काम की यूनिट होती है, और वो होती है 1 atm, और 1 atm का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg, यस 1 atm प्रेशर मतलब 760 mm ऑफ Hg, और इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, आप समझ में आ गया। अब इसको मैं आगे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये मरकरी स्केल पे चलता है, या 0.76 मीटर ऑफ Hg, इसका बहुत काम पड़ेगा। ये सारी यूनिट्स है मैंने लिख दी हैं, एक बार आप इसको क्रॉस ये गो थ्रू कर लिए। 1 atm को देखो मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेट लिखा है, इस बात को ध्यान रखना, वहां पे बार लिखा है, 1 बार का मतलब 10⁵ पास्कल है, और 1 atm का मतलब अप्रोक्सीमेटली है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट डेटा है, इसमें हमको ये नहीं करना है, क्या क्या बोलते हैं इसको, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हाँ बस मैं एक बार जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार आप लोग भी यूनिट्स को क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलती से कहीं कुछ गलत लिख बैठा हूं, हो जाता है ना, इंसान हूं, गलती तो कर सकता हूं, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, यस और नो, यस। चलो तो भैया मैंने ये बातें करी हैं आपसे प्रेशर के बारे में। अब प्रेशर के बारे में यूनिट्स तक की तो मैंने बात कर ली है। अब यूनिट्स के बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर आपको एक वहां पे पॉइंट देखने को मिलता है, और वो क्या है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर से रिलेटेड चीजें हैं और पास्कल्स लॉ से रिलेटेड चीजें हैं। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो मैं मोस्टली फोकस कर रहा हूं आपका कि हम लोग एनसीईआरटी के बेसिस पर ही धीरे धीरे से आगे बढ़े, ठीक है। चलो सो लेट अस स्टार्ट विद द पास्कल्स लॉ। क्योंकि तो पास्कल जी का नाम आ गया है तो भैया इन्हें हम लोग यहां पर डिस्कस करके ही फिर आगे बढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। पास्कल लॉ, पास्कल जी का जो नियम है वो किसके रिगार्डिंग है, तो पास्कल जी का जो नियम है वो प्रेशर से ही रिगार्डिंग है, प्रेशर से ही रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में वो भी डिस्कस करता है। मतलब बेसिकली यदि मैं बात करूं तो पास्कल का लॉ जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन अ फ्लूइड के बारे में, प्रेशर इन अ फ्लूइड के बारे में डिस्कशन करता है या बतलाता है, ठीक है। ये है पास्कल का लॉ। अब ये तो मैंने बहुत सिंपल भाषा में लिख दिया, ये तो मैंने क्या कर दिया, बहुत ही सिंपल भाषा में लिख दिया, लेकिन यदि इसको समझना है ना तो एक बात को समझिए। क्या हो रहा है कि भैया ये कहता है कि मान के चलो आपके पास में एक फ्लूइड है, ठीक है, आपके पास में क्या है, एक फ्लूइड है। मैं बोला ठीक है, अब इस फ्लूइड के अंदर में एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, मैंने यहां पर एक कंटेनर हाइपोथेटिकली बना दिया है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी कंटेनर है। क्या है, इमेजिनरी है। मैं बोला ठीक है सर जी। हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यहां पर भी ए है और यहां पर भी क्या है, ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। अब माना कि इस जगह पर प्रेशर है P1 और इस जगह पर प्रेशर है P2, इस जगह पर प्रेशर है P1 और इस जगह पर प्रेशर है P2। तो होने वाला क्या है, होने वाला यह है कि यदि इस जगह पर प्रेशर P1 लग रहा है तो भैया यहां पर हम लोग एक फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, और F1 विल बी इक्वल्स टू P1A। और यहां पर यदि प्रेशर है P2 तो भैया यहां पर भी एक फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, F2 बराबर P2 इंटू ए।
अब यदि मैं यहां पर कहता हूं कि, अब मुझे नहीं मालूम कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, मैं तो बस कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इसका मतलब आई कैन राइट F1 माइनस F2, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स आ गया भैया, फोर्स लग रहा है तो मुझे इसको m इंटू ए पे जाना पड़ेगा, यस और नो। और यदि ऐसा जा रहे हैं कि भैया F1 ग्रेटर देन F2 है, तो मैं लिखूंगा F1 माइनस F2, देयर मस्ट बी नेट फोर्स, देयर मस्ट बी नेट फोर्स। और नेट फोर्स है तो यहां से मैंने भैया इसको, यदि मैं पार्टिकल फॉर्मेट में चले जाता हूं तो यहां पर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब यहां पर फ्लो होगा। यहां पर क्या होगा? देयर विल बी सम फ्लो। क्यों? ये पार्टिकल चलेंगे। भाई एक सिंपल सी बात है, इसको एक बॉडी मानो, आप इसको क्या मानो? एक बॉडी मानो, पूरे को रोक के रखा हुआ है और हमने एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिलेंडर माना है। इस पॉइंट पर लेट से प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पर प्रेशर P2 है, मैंने इसे मान लिया है। सारी चीजें क्या है? इमेजिनरी हैं। यदि F1 ग्रेटर देन F2 आया तो इसका मतलब समझ जाइए, इसका मतलब यही है कि भैया F1 ग्रेटर देन F2 का मतलब है कि आपका P1 ग्रेटर देन P2 है, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है। एरिया तो क्या है? कांस्टेंट है। यदि P1 ग्रेटर देन P2 होगा तो आप लिखोगे F1 ग्रेटर देन F2, और यदि P1 लेस देन P2 होगा तो आप लोग लिखेंगे कि भैया F1 इज लेस देन F2। इस बात से आपको सहमत होना ही पड़ेगा। और यदि इस बात से आप सहमत हो गए तो आपको एक बात समझ में आ गई कि भैया नेट फोर्स विल बी देयर, और इफ देयर इज अ नेट फोर्स, तो यदि एक पार्टिकल होता या ब्लॉक होता m मास का, तो भैया इसका एक एक्सेलरेशन आता, और इस एक्सेलरेशन के कारण क्या होने लगता था? ये चलने लगता था। तो यही कहानी है कि भैया यहां पर जो फोर्स आता उसी के कारण ये सब चीजें चलती थी, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भैया फ्लूइड है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यदि ये कंटेनर में होता, यदि ये एक कंटेनर में होता, मान के देखो मैंने यहां पे कोई इसको शेप फिक्स नहीं किया है, हो सकता है ये नदी के अंदर हो सकता है ये कुएं के अंदर हो सकता है तालाब के अंदर हो सकता है झील के अंदर हो, या हो सकता है किसी बर्तन के अंदर हो। अब इस चीज को यदि मैं यहां पर लेके आ जाऊं, इस कंटेनर के अंदर मैं चर्चा करूं, तो बताओ कंटेनर के अंदर में क्या होगा? देखो ये कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर में पानी भर के रख दो, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है, चलो पानी भर के रख दिया। अब एक बात बताओ, क्या इसके अंदर में जो भी लिक्विड है, ये लिक्विड है, क्या ये लिक्विड एट रेस्ट है? क्या ये लिक्विड एट रेस्ट है? बिल्कुल सही बात है। यदि ये लिक्विड एट रेस्ट है, और यहां पर यदि मैं फिर से सेम कहानी को दोहराता हूं, सेम कहानी को, तो इसका सिग्निफिकेंस बताओ, इसका मतलब बताओ। सेम कहानी जो पड़ी थी, मैंने बोला भैया यहां पर प्रेशर P1, यहां पर प्रेशर P2, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, बराबर है। अब सिंस लिक्विड एट रेस्ट, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? नेट फोर्स शुड बी जीरो, मतलब ma बराबर जीरो, मतलब F1 माइनस F2 बराबर जीरो, मतलब F1 बराबर F2, मतलब P1 a बराबर का P2 a होना चाहिए। मतलब यह है कि भैया P1 बराबर P2 होना चाहिए, यस और नो? सोचो और बोलो यस और नो। तो इसका मतलब यह है कि जो भी कभी भी यदि कोई भी लिक्विड एट रेस्ट की पोजीशन पर होता है तो भैया प्रेशर विल बी सेम, प्रेशर विल बी सेम एट सेम लेवल, एट सेम लेवल ऑफ हाइट और डेप्थ, हाइट और डेप्थ, हाइट और डेप्थ। बात को समझिए, ये एक ही लाइन है, इसको बस मैंने बड़ा बनाया है, इसको छोटा सा कर लो, क्या दिक्कत है? तो प्रेशर क्या आ गया? सेम आ गया। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग करने वाले हम लोग अभी, इसका क्या करने वाले हैं? उपयोग करने वाले। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसको बस हम लोगों को यहां पर समझना है, और इसको समझने के लिए बस आपको कुछ करना नहीं होता है। हम लोग पास्कल्स लॉ में आगे बढ़ेंगे, इसके बेसिस पर आपको ये मशीन वगैरह और वो सब चीजें देखनी है, प्रेशर ऑफ वेरिएशन विद द डेप्थ देखना, क्योंकि मैंने अभी यहां पर आपको सिर्फ एक ही बात बताई है। वो क्या बताई है? कि भैया सेम लेवल पर हो तो आपका प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, और यही आपका पास्कल का क्या है? लॉ भी है। लेकिन इसको हम लोगों ने अभी तक डिराइव नहीं किया और कुछ भी नहीं बताया। क्या मैंने कुछ बताने की कोशिश करी? यस और नो? सर आपने कुछ बताया तो नहीं। तो इतनी देर तक जो मैंने कथा सुनाई आपको, उसमें आपने क्या सीखा? सर वो तो पता नहीं, आपने तो एक लाइन लिख दी लास्ट में, बस हमने वो लिख ली। और लाइन क्या लिखी थी? बस मैंने लिखी थी कि
प्रेशर विल बी सेम एट सेम लेवल ऑफ हाइट और डेप्थ, समान गहराई या ऊंचाई पर, समान गहराई या ऊंचाई पर किसी भी कंटेनर के अंदर में। अच्छा, ये इनसाइड अ कंटेनर की कहानी चल रही है भैया, नहीं तो कहीं पता लगा कुछ और सोच रहे हैं। इनसाइड कंटेनर, इनसाइड कंटेनर। सर आपको हैंडराइटिंग सुधारने की जरूरत है। डॉक्टर हम बनेंगे, हैंडराइटिंग आपकी खराब हो रही है। इनसाइड अ कंटेनर। वैसे मैं बता दूं, बहुत से डॉक्टर हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, ऐसा नहीं है। वो पुराने वाले मतलब हाँ, जो अभी बहुत पुराने वाले डॉक्टर हैं उनकी हैंडराइटिंग तो अभी भी नहीं समझ में आती। वो क्या लिखते हैं वही समझ में आता, वो तो डॉक्टर समझ पाते हैं, या वो जिस मेडिकल पे वो जाने को बोलते हैं वो मेडिकल वाला समझ जाता है। हम जैसा कॉमन व्यक्ति तो नहीं समझ पाता कि वो क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सिनारेस्ट लिख रहे हैं या चाइना एट रेस्ट लिख रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। ये कौन सी दवाई है, होगी पता नहीं, मैं तो ऐसे नाम ले लिया। कहीं तो भी पढ़ा होगा मैंने डेफिनेटली, कहीं ना कहीं, तभी आ जाते हैं ये सब चीजें। आप देखो एक बात समझिए, क्या होता है ना, इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती है हमेशा, और वो अचानक से कभी भी सामने प्रकट हो जाती हैं, और वहीं से क्या होता है, कुछ चीजों का उद्भव होता है। कभी कभी वो चीज जोक बन जाती है, कभी कभी वही चीज सीरियसनेस में चली जाती है, और जो कर रहा होता है उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि उसने क्या कह दिया था। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब कई लोग तो सिनारेस्ट पे रिसर्च करके बता देंगे कि मेरे को कि अच्छा सर सिनारेस्ट तो सर्दी की दवाई है, जुकाम की दवाई है, खांसी की है, या लिक्विड है या टैबलेट है, पता नहीं जो भी होगा। पता लगे दोनों भी होते हैं, गोली भी होती है और टैबलेट भी आती है, और उसका लिक्विड के फॉर्म में भी आता है। है ना, सही बात है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो वो सब चीजें होती रहती है। हम लोग बात कर रहे थे पास्कल के लॉ के बारे में। तो पास्कल जी का लॉ जो कहता है वो कहता है the pressure exerted on points in enclosed liquid is transmitted equally in all direction. ये छोटी सी बात यहां पर बताता है, ठीक है। The pressure exerted on points in enclosed liquid is transmitted equally in all direction। ये हमें पास्कल के नियम से पता लगता है। इसके बेसिस पर यदि मैं आपसे बात करूं ना, तो आप लोग यदि आप देखोगे ना, आपके उसमें एक डायग्राम जरूर देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करता हूं, देखो मैं बनाऊंगा तो मैं तो बहुत ही गंदा बनाऊंगा। खैर क्या बात है, अरे यार ये तो नहीं है, ये 3D है क्या, है क्या कुछ इसमें? इसमें कलर भरना है। इसको काट, इसको उड़ाते कैसे भैया? अच्छा डिलीट, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, आप एक डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे पास्कल्स लॉ के अंदर में। यहां पर एक ऐसा डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ऐसा डायग्राम दिया गया मतलब क्या किया गया है, एक कंटेनर के अंदर में ये डायग्राम है, इस बात को भी ध्यान रखें। अब इसका 3D कैसे बनाऊं? चलो एक काम करते हैं, इसका 3D बनाने के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेरे को। देखो उसमें तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक इधर में बना लेता हूं। एक काम ऐसे बन जाएगा क्या, एक ट्रायंगल इधर बना लेता हूं ना। अरे वाह, बन गया, एक नंबर। हाँ यही तो बनाना था मुझे, थोड़ा सोचने में बन तो गया, है ना। ऐसा ही डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ऐसा एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में क्या बताने की कोशिश करी गई है, इस डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करी गई है कि मान के चलो यहां पर यदि मैं फोर्सेस की बात करता हूं, 3 सरफेसेस के बारे में चर्चा करी गई है। बोला क्या गया, ये एक प्रिज्म शेप है जिसका एंगल कितना है, थीटा है, और
यहां पर यदि मैं बात करूं इस सरफेस को ए वाली मान लो, इसको बी वाली मान लो और इसको सी वाली मान लो, या फिर जैसा भी दिया गया है उसके बेसिस पर भी आप कर सकते हैं। जैसे मान चलो इसको बी दे दिया है और इसको सी दे दिया है, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे को बस यहां पे कलर चीजों का ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, इसमें बोला गया था प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी पॉइंट्स इन एनक्लोज लिक्विड ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कोई कंटेनर के अंदर में यदि लिक्विड भरा है तो उसमें जो प्रेशर है वो सब डायरेक्शंस में क्या होता है, इक्वली क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। इक्वली क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। अब इस चीज को मुझे समझाने के लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, और ए बी सी के बाद में डी ई और एफ। ठीक है, मैंने यहां पर एक पॉइंट और माना हुआ है। लेट से देखो ये जो लेंथ है वो है एल, ये जो लेंथ है वो है एल, ये जो लेंथ है वो है एल। ठीक है, इक्वल लेंथ मान ली है। अब यहां पर बोला ये गया है, लेट से यहां पर प्रेशर है पी ए, यहां पर प्रेशर है पी सी और यहां पर प्रेशर है पी बी। और यहां पर यदि मैं फोर्स की बात करता हूं तो ये देखो यहां पर एक ऐसे फोर्स लगेगा, यहां एक ऐसे फोर्स लगेगा और यहां ऐसे लगेगा। इस बात को ध्यान रखिए, यहां पर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। अब ये जो प्रिज्म शेप है इट इज नॉट इन मोशन, इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। तो इसको यदि यहां पर आप देखते हो तो बताओ क्या सिचुएशन है। ये एक फोर्स है, ये क्या है, एक फोर्स है। तो इस एंगल के बारे में जरा सोचने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि क्या होगा। तो आप कहोगे यदि ये यहां से ऐसे मैंने यदि कंसीडर किया है, सो दिस इज एट एन एंगल थीटा, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम होगा। ध्यान से देखो इस बात को, यदि ये रेस्ट पर है तो भैया देखो ये फोर्स एफ बी है, ये वाला फोर्स एफ सी है, ये वाला फोर्स एफ बी है और ये वाला फोर्स एफ ए है। कोई सा भी कैसे भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां से एक बात कह सकता हूं, और वो क्या कह सकता हूं, यदि मैं इसके कंपोनेंट लेता हूं तो कंपोनेंट लेने पर मुझे पता लगता है कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मतलब आपके पास में यदि ये एफ बी है तो आप कहोगे ये वाला एंगल थीटा है ना, ये थीटा, तो ये मिलेगा बेटा आपको एफ बी कॉस थीटा और ये मिलेगा आपको एफ सी साइन थीटा। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपने बोला सही बात है सर जी, मिलेगा तो सही। तो यदि मैं बोलता हूं कि ये एट रेस्ट पे है तो इसको इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होना चाहिए, मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब नेट फोर्स जीरो कैसे लाओगे, तो नेट फोर्स जीरो ऐसे आओगे कि भैया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करो। तो हॉरिजॉन्टल को कर लेता हूं मैं सिर्फ, तो ये आएगा इधर से एफ सी, तो बेटा एफ सी बराबर आएगा, और ये इस डायरेक्शन का इसका कंपो, अच्छा ये एफ बी होना चाहिए, एफ बी साइन थीटा होना चाहिए। फोर्स का मतलब क्या है बेटा, प्रेशर। तो भैया मैंने यहां पे मान लिया प्रेशर कितना है, पीसी। प्रेशर कितना है, पीसी। सी पे, बी पे एफ बी है, सॉरी पी बी है, और ए पे पी ए है। तो अब प्रेशर के साथ में आपको चाहिए बेटा एरिया। आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो बताओ एरिया कैसे लोगे, पीसी का एरिया कहां से लाओगे, पीसी का एरिया कहां से लाओगे। तो पीसी के लिए एरिया इधर से आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो आपने बोला सही बात है। यदि मैं उसको लिखता हूं तो मुझे एरिया के बारे में भी थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, नहीं तो बिना सोचे तो काम चलने वाला है नहीं। तो कैसे सोचूं, एफ सी, तो भैया मैं लिख देता हूं पीसी इंटू ये वाला एरिया। बताओ क्या लिख सकता हूं मैं, ए ई इंटू ए बी लिख सकता हूं, या ए बी इंटू एल लिख सकता हूं, बराबर, मैंने शायद गलत जगह पे गलत चीज लिख दी है, सी उधर है ना, तो ए बी इंटू एल सही लिखा है, कोई बात नहीं। और एफ बी के लिए जब मैं लिखूंगा तो एफ बी के लिए क्या लिखूंगा भैया, पी बी इंटू, अब इसका एरिया यदि मुझे लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ए सी इंटू एल, क्योंकि एक साइड मैंने सेम मान ली है, और इंटू मैंने लिख दिया साइन थीटा। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। चलो इसको देख लेते हैं। यहां पर आपको मिल रहा है एल से एल तो कट जाएगा, तो पी सी इंटू ए बी, अगले पेज पे जाना पड़ता है मुझे, जरा डेरिवेशन है, पी सी इंटू ए बी बराबर पी बी इंटू क्या था उसको जरा देखते हैं, ए सी इंटू साइन थीटा, पी सी इंटू ए सी इंटू
साइन थीटा। अब इस वाले ट्राइंगल को जरा देख लेना बेटा, ये वाला एक ट्राइंगल था, इसमें ये वाला एंगल थीटा था और मैंने इसमें नामकरण कैसे किया था, ए बी सी। तो भैया मैं इसको ए बी सी लिख लेता हूं, तो ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। तो यहां पर यदि मुझे साइन थीटा लिखना है तो इसको लिखना पड़ेगा ए बी अपॉन ए सी। बोलो यस और नो। आपने बोला सही बात है, जरा पुट करो। तो यू विल गेट व्हाट, फटाफट देखो इसको, डेरिवेशन खत्म करते हैं फटाफट से। पी सी इंटू ए बी बराबर पी बी इंटू ए सी और इंटू ए बी अपॉन ए सी। तो यहां पर देखो सारा कट जाएगा, तो पी सी बराबर मिल गया पीबी। पीसी बराबर क्या मिल गया, पीबी। तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि देखो यहां पे इस सरफेस पे जो प्रेशर पीसी माना था और इस सरफेस पे जो प्रेशर पीबी माना था, दोनों इक्वल हो गए। और यही आपका पास्कल का क्या है, नियम है। सर आपने पीए को प्रूव नहीं किया, यदि आप चाहें तो उसे भी कर लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यू विल गेट द सेम रिजल्ट। करना क्या होगा, एफ ए विल बी इक्वल्स टू एफ बी कॉस थीटा और आंसर विल बी सेम। ठीक है, सो ये है आपका पास्कल का नियम जो मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी है। यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इस पास्कल के लॉ के बेसिस पर कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम लोगों को समझना है, और उनमें सबसे पहला जो आता है उसे हम लोग कहते हैं जैक या हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसमें एक पॉइंट और अभी बीच में छूटा हुआ सा आप लोगों को लग रहा होगा, मैं जानता हूं, और वो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जिसके बारे में आपको बात करनी है क्योंकि वो सवाल है। लेकिन मैं पास्कल का लॉ यदि पढ़ा है तो उसी चीज पर एक छोटी सी बात जो है जिसको हमको चर्चा करनी थी उसको खत्म कर लेते हैं। मतलब क्या है कि पास्कल के लॉ से हमने सीखा कि भैया पीए बराबर पीबी बराबर है पीसी। यस और नो। और यदि ऐसा हो रहा है तो मैं कह सकता हूं फोर्स एट ए अपॉन एरिया ऑफ ए बराबर फोर्स एट बी अपॉन एरिया एट बी बराबर फोर्स एट सी अपॉन एरिया एट सी। ये मैंने ए कैपिटल स्मॉल क्यों कर दी है, चलो ठीक है अब सही हो गया। यस और नो। ये है आपके पास्कल के लॉ की कहानी। और इसका जो सबसे प्यारा सा जो एप्लीकेशन है, इसका जो सबसे प्यारा सा जो एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या है बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, या फिर हम लोग इसे कहते हैं जैक मशीन। क्या कहते हैं, जैक मशीन। अब ये काम कैसे करता है कि भैया देखो, हमारे पास्कल के नियम के अनुसार यदि किसी क्लोज कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा है तो उसमें जो प्रेशर होता है दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, और इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया, देखो यहां पर एक पतली और एक साइड में है, ये ऐसा कुछ तो भी सिचुएशन यहां पर हम लोगों ने डायग्राम में बनाने की कोशिश करी है। अब यहां पर मैंने क्या मान लिया, इसके अंदर में कोई तो भी एक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जो कहां पर है, विच इज एट रेस्ट। मैंने बोला ठीक है। अब देखो इनिशियली यदि इसमें फ्लूइड भरोगे तो ये वाला जो लेवल होगा, ये वाला लेवल दोनों सेम होगा। मैंने माना इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो स्मॉल ए है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। अब हम लोगों को मान के चलो कोई हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना है। लेट्स से मेरे पास में एक कार है और इस कार को मुझे उठाना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि मैं यहां से फोर्स अप्लाई करता हूं और ये यहां पर एक फोर्स हमें मिलता है। सो बेसिकली हम लोग कह रहे हैं भैया यहां पर जो फोर्स मिल रहा है वो कैपिटल एफ है और यहां पर जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो स्मॉल एफ है। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो आपका प्रेशर है और इस पॉइंट पर जो आपका प्रेशर है दोनों क्या होने चाहिए, सेम एज पर द पास्कल्स लॉ। यदि इस पॉइंट को मैंने मान लिया P और इस पॉइंट को मान लिया Q, तो भैया प्रेशर एट P शुड बी इक्वल्स टू प्रेशर एट Q। तो आप प्रेशर को लिखोगे फोर्स एट P डिवाइडेड बाई एरिया एट P बराबर फोर्स एट Q अपॉन एरिया एट Q। तो आप यहां से इसको लिख सकते हो स्मॉल f अपॉन स्मॉल a बराबर कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। सो कैपिटल F विल बी इक्वल्स टू स्मॉल f इंटू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a। यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। यहां देखो क्या हो रहा है, इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखना। F बराबर स्मॉल f इंटू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a। सिंस
कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए से क्या है बेटा, बड़ा है, यस और नो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपको कैपिटल एफ मिल रहा है वो स्मॉल एफ से बड़ा हो जाएगा। बात को ध्यान से सुनिए। और यहां पर फोर्स आ गया मतलब मोशन होने लगेगी। हो क्या रहा है, जैसे कोई बड़ी हैवी गाड़ी वगैरह उठानी होती है तो एक साइड में बड़ा चौड़ा सा पल्ला होता है, उस पर आप कुछ भी रख दो, है ना, और उसको उठाने के लिए यहां पर एक छोटा सा पाइप होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर यदि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड तो क्या होता है, एरिया यहां पर बड़ा होने के कारण, एरिया यहां पर बड़ा होने के कारण जब आप इसे क्या करते हो, प्रेस करते हो, तो ये फोर्स यहां से वहां ट्रांसमिट होता है। लेकिन जब यहां से वहां ट्रांसमिट होता है तो ये फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कैपिटल ए जो इस साइड का एरिया है वो बड़ा होता है। यहां पर आपने प्रेशर तो सेम लगाया, प्रेशर दोनों जगह का सेम मिलना चाहिए, क्योंकि जब जो लिक्विड्स एट रेस्ट पर होते हैं वहां पे प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो उस बेसिस पर क्या होता है कि यदि हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेशर इज फोर्स अपॉन यूर एरिया, तो स्मॉल फोर्स कैन गिव यू अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, यस और नो। तो यहां पर क्या होता है कि एक छोटे से स्मॉल एफर्ट से भी हम लोग एक लार्ज लोड को उठा सकते हैं। और यहां से आपके पास में टर्मिनोलॉजी आती है मैकेनिकल एडवांटेज, हालांकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम लोगों को उसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के रिगार्डिंग। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? छोटा सा पॉइंट था जिसको मैंने आपके सामने यहां पर समझाने की कोशिश करी है। इसी के बेसिस पर बेटा आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आपके काम करते हैं, पूरी कहानी वही होती है। अब इसको हम लोग लेंथ के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, यस और नो। तो आपने बोला ठीक है, इस पर सवाल बनेगा एकदम सिंपल सा हलवा सवाल होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन दे देता है, या कई बार क्या करता है वो लेंथ दे देता है। बात समझ में आ रही है? तो लेंथ से भी उसी प्रकार से आपको क्या करना होता है, रिलेट करना होता है, बराबर है। गेटिंग और नॉट? श्योर है? ओके चलो अब हम लोग बात करते हैं, ये पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया है यहां पर पास्कल लॉ के अनुसार कि एक लिक्विड के अंदर में जो प्रेशर है वो इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यदि यहां पर एक पॉइंट आता है और वो पॉइंट ये आता है कि यदि इसी प्रकार से हम लोग प्रेशर्स वगैरह के बारे में यदि बात करने चाहते हैं तो वो प्रेशर वगैरह की बात क्या है ये हमको समझना है। मतलब कि जैसे मान के चलो हमारे पास में एक कुछ ऐसा शेप है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें ये शेप दिख रही है, इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड भरा जा रहा है, ठीक है। यहां से हम लोगों ने लिक्विड भरना चालू किया तो यहां पर क्या हो रहा है, एक ऐसा आपको शेप मिल रहा है जहां पर ये एक ऐसा कंटेनर जैसा है, एक आपको ये वाला शेप यहां पर देखने को मिल रहा है, और एक बेटा यहां पर आपको ये वाला शेप देखने को मिल रहा है। ऐसे तीन कंटेनर जैसे यहां पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, और एक कंटेनर ये है। मान के चलो यदि इसमें हम लोगों ने फ्लूइड भरना चालू किया, और एक फ्लूइड भरने के पश्चात सब में पहला पॉइंट आता है, सब में लेवल सेम आएगा या अलग अलग आएगा? तो सबका आंसर होना चाहिए लेवल विल बी सेम, ठीक है, लेवल विल बी सेम। मतलब हमारे पास में कुछ यहां पर मान लीजिए चलो यदि इस हाइट तक मैं यहां पर भर रहा हूं तो क्या सब में सेम लेवल तक आएगा? बिल्कुल सब में बेटा सेम लेवल तक आएगा। मान लो यहां तक यदि फ्लूइड भरा है तो बेटा ये फ्लूइड जो है वो इक्वली क्या होगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं नीचे नीचे भर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया फ्लूइड कहां तक है। अब देखो ये यहां तक आपको फ्लूइड भरते हुए नजर आ गया, और ये यहां पर बेटा इसमें यहां पर फ्लूइड भरते हुए नजर आ गया। अब सवाल ये है कि क्या इन सब में भी प्रेशर सेम होता है? तो बिल्कुल सेम होता है बेटा। यदि प्रेशर सेम नहीं होगा तो दे विल स्टार्ट फ्लोइंग, और इसी को बेटा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब समझ में आता है ना आप लोगों को, कि कुछ जैसे वो टाइम ट्रेवल वाला जो पैराडॉक्स है, क्या होता है
ग्रैंडफादर पैराडॉक्स करके एक चीज होती है, कभी आप देखना। वैसे मैं बताऊं आपको, सब चीजों में उलझनों में पड़ना नहीं है। मेनली क्या होता है कि जैसे ये शेप है ना, ये शेप से हमें एक इल्यूजन होता है कि इसमें प्रेशर कम या इसमें ज्यादा या इसमें कुछ ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि भैया यदि सेम लेवल पे खड़े हो तो आपका जो प्रेशर है वो सेम होता है। हालांकि मैं चाहूं तो इस पर और 15 मिनट डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है। और हम लोगों को अभी देखो ये चैप्टर, देखो मैं पर्टिकुलर इस चैप्टर में बात करता हूं, क्यों इस चैप्टर में ऐसा होता है ना, इस चैप्टर की कहानी ये है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल सिंपल से लेवल के होते हैं। जैसे हमारा अभी हम लोगों ने जो लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनर पूछ सकता है, और हमें उसको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है कि उस पर सवाल बन सकता है। अब जिस पे सवाल नहीं बन रहा है उसको हम लोग लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक डिस्कस करते रहेंगे तो उसका कोई सिग्निफिकेंस हमारे पास में निकल के नहीं आएगा। अब ये जो प्रेशर है, हमको इसके प्रेशर के मेजरमेंट के बारे में सोचना है, और प्रेशर के मेजरमेंट के बारे में यदि हम लोग सोचेंगे तो फिर यहां से हमारे पास में कुछ चीजें निकल के आएंगी, जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, ये सारी टर्मिनोलॉजीज निकल के आएंगी। और फिर हम लोग यहाँ पर वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ देखेंगे, और फिर हमारे पास में बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी सी निकल के आएंगी, टोटल प्रेशर हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर कुछ लॉ निकल के आएंगे। लॉ निकल के आएंगे मतलब कौन से, वो बर्नौली प्रिंसिपल आएगा, और भी चीजें हैं, उनको हम लोगों को देखना है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज का जो लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन है वो बेटा आज का आपका खत्म हो चुका है। तो इसलिए हम लोगों ने जो सीखा है आज के लेक्चर में, स्टार्टिंग से हम लोगों ने कुछ बेसिक बेसिक सी ही बातें सीखी हैं, जहां पर हम लोगों ने डेंसिटी वगैरह का डिस्कशन कर लिया है। आपको प्रेशर वगैरह के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया है, जितना काम का है। वैसे तो हम चाहें तो बहुत डिटेल में बहुत कुछ चीजें पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक सब्जेक्ट है, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में। सर आपने पढ़ा था क्या? हमने नहीं पढ़ा था, हमारी ब्रांच अलग थी, लेकिन होता है। तो आप सोच सकते हैं वो कितना वास्ट सब्जेक्ट हो सकता है। हालांकि हम लोगों ने उसकी बहुत सारा उसका पोर्शन हमारा मैकेनिक्स सेक्शन में रहा हुआ है, तो हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन उतना सब चीजें यहाँ पर बेटा काम की नहीं है, तो हम लोग उन सारी चीजों को डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जितना काम का है, जितना हमें क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम लोगों को डिस्कस करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सो बेटा आज के इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए